हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो 16 तारीख के सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस आए हैं। ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद तुम्हारे सामने क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट पे दिख रहे होंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन आ जाता है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंग का जो युद्ध था कौन से वर्ष में लड़ा गया था। तो किसने किया था ये कलिंग का युद्ध? अशोक द ग्रेट। तो इन्होंने कब किया था ये? अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार पहले ईयर ही लिख लो। तो ये हुआ था 261 से लेके 262 के बीच में, 261 से 262 के बीच में, 261 से लेके 262 के बीच में। अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्षों के बाद कलिंग युद्ध लड़ा। गिरनार के 8वें शिलालेख के अनुसार 10 वर्षों के बाद ये हुआ था। तो 8 या 10 कहीं भी है। ईयर पूछा है हमसे, तो कब हुआ था? 261 से 62 के बीच में लड़ा गया था। अशोक इसमें विजयी रहे थे। सम्राट अशोक द्वारा आरंभित कलिंग युद्ध में लाखों कलिंग सैनिकों की मृत्यु देखने के बाद अशोक को जो है पछतावा हुआ था। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अहिंसा को छोड़ दिया था। अब अशोक के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कब से कब तक थे? 273 से लेकर 232 तक रहे। ये मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे। पहले तक्षशिला और उज्जैन के राजा थे। उनका शासन चरम दक्षिण को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप तक विस्तृत था। इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर, नेपाल सब घाटियां शामिल थीं। बौद्ध परंपरा के अनुसार माना जाता है अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद सिंहासन प्राप्त किया और सबसे कम आयु के तिस्सर को अभय दिया। सबसे छोटे भाई को छोड़ दिया था। अशोक ने 269 में औपचारिक रूप से स्वयं का राज्य अभिषेक किया। अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य में अपने चरम उत्सव पर हो गया। पहली बार चरम दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण उपमहाद्वीप राज्य नियंत्रण के अधीन था। उपगुप्त ने चंद्रगुप्त को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बोधि वृक्ष के पौधे के साथ सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उन्होंने अपने शासन के 11 वर्षों में बोधगया जाकर 11वें वर्ष में बोधगया जाकर धम्म यात्रा का उद्घाटन किया। धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रार्थना सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 31 मार्च 1867 में। किसके द्वारा ये किया गया था? आत्माराम पांडुरंग जी, महादेव गोविंद रानाडे मतलब MG रानाडे और इतिहासकार RG भंडारकर। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। प्रार्थना समाज जो है नव जागरण के दौरान में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए स्थापित समुदाय है। इनका मेन उद्देश्य क्या था? जाति पाति का विरोध करना, विवाह की आयु बढ़ाना, बाल विवाह न होना और पुनर्विवाह पर जोर देना और स्त्री की शिक्षा को बढ़ावा देना। म्यांमार, चीन और भारत के त्रिबिंदु किस दर्रे के पास स्थित है? तो ये कौन सा दर्रा है? यह है डीफू दर्रा। कौन सा? डीफू दर्रे के पास जो है भारत, चीन और म्यांमार की विवादित त्रिकोणीय सीमा के पास एक पहाड़ी दर्रा है। ये मैकमोहन रेखा पर स्थित है, जो चीन के तिब्बती क्षेत्र, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच की सीमांकन रेखा है। डीफू दर्रा पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचने का एक रणनीतिक मार्ग भी है। तो कौन सा दर्रा है वो? ट्रायंगल वाला डीफू दर्रा। WTO की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? कब स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1995। इसकी फुल फॉर्म में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये क्या था? ये है मर्राकेश एग्रीमेंट हुआ था 15 अप्रैल 1994 में और उसके बाद 1995 1 जनवरी को WTO की स्थापना कर दी गई थी। ये क्या है? ये जनरल एग्रीमेंट है ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ और ट्रेड का वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय मर्राकेश एग्रीमेंट। तो इस मर्राकेश एग्रीमेंट के हिसाब से इसमें जो है टैरिफ और ट्रेड के बारे में है। आओ थोड़ा WTO के बारे में देखें क्या करता है ये। तो ये डील करता है रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। सच रेगुलेशंस एंड ऑब्लिगेशन ओनली कवर कंट्रीज दैट होल्ड द मेंबरशिप टू द WTO
और जो मेन फंक्शनिंग है वो इसकी है नेगोशिएट करना एंड साइन करना WTO एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, एंड इट हैज़ टू बी कीप्ड इन माइंड दैट WTO एग्रीमेंट will have to be rectified by the parliament of the members country. So you are getting my point. ये जो है आपस में जो भी WTO के मेंबर्स हैं कंट्रीज, उनके बीच में ट्रेड करने का ये एक संस्था है। अगला है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 में क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये 25 से 27 अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। यह बैठक जो है वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडा को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करने के लिए तैयार है। इस बैठक में पारंपरिक चिकित्सक प्रणाली के एकीकरण, विस्तार और विशेष ध्यान दिया गया है उस पर। और शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण में से एक सत्र शीर्षक संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारंपरिक चिकित्सा तक पहुंच बढ़ाना है। ठीक, अगला आता है जुडिशियल रिव्यू पहली बार कब प्रस्तुत हुआ था? तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू एक प्रक्रिया है जिसे अदालत जांचती है कि क्या कानून सरकारी फैसले संविधान के अनुसार हैं। इसका मतलब कि कोई भी कानून या सरकारी कार्रवाई संविधान के सीमा के बाहर नहीं होनी चाहिए और लोगों के अधिकारों को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये होता है जुडिशियल रिव्यू। अगर किसी को लगता है कि कोई कानून या सरकारी निर्णय संविधान के खिलाफ है तो वह इस अदालत में चुनौती दे सकते हैं। अदालत फिर देखेगी कि यह कानून या फैसले अदालत ये देखेगी कि उस कानून या फैसले से संविधान का उल्लंघन हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो अदालत उस कानून या फैसले को बदल सकती है या उसे रद्द भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए में हम जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। इसी में हमें वो रिट्स भी मिल जाती हैं जो हमने बहुत बार देखी है, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, वही सब वाली। ठीक, अनाहत सिंह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो अनाहत सिंह जो है सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है जो कि स्क्वैश चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। अनाहत बर्मिंघम 2022 में अनुभव से सीखना चाहती थी, लेकिन वह पहले ही यूएस जूनियर ओपन, ब्रिटिश, जर्मन और डच जूनियर ओपन ऐसे ही कितने जो है 50 खिताब जीत चुकी है। एक कार्नेटिक म्यूजिक से क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली नहीं पता। गलत क्वेश्चन बताना जो है बहुत ही गलत काम होगा, इसलिए बस मैंने ये लिख दिया। भारतीय राज्य दक्कन के पठार से आच्छादित नहीं है। कौन सा राज्य है जो कि दक्कन के पठार से नहीं लगता? तो वो है तुम्हारा राज्य जिसका नाम आ जाता है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। तो दक्कन का पठार जो है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच दक्षिण भारत का एक बड़ा पठार है। यह कई भारतीय राज्यों के कुछ हिस्से सहित एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है। इसकी सीमाएं मोटे तौर पर भारत के सतपुरा पर्वतमाला, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट पर निर्धारित है। और कौन सा राज्य है जो कि नहीं वो जाता वहाँ तक? वो है मध्य प्रदेश। यह राज्य मध्य भारत के सतपुरा पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है। ये दक्कन पठार की सीमा की चिन्हित करता है, जबकि मध्य प्रदेश के दक्षिण किनारे पठार की सीमा पर हो सकते हैं या सतपुरा पर्वतमाला के कुछ हिस्से को शामिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं आमतौर पर सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा माना जाती हैं और ना कि दक्कन पठार का। तो कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ के सीएम कौन है उसके बारे में बताना। कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया कैसे है? तो सबसे पहले बूट करने के लिए हमें क्या करना था? जैसे ही लैपटॉप या कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो करता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सभी हार्डवेयर घटक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं ये सुनिश्चित करने के लिए डायग्नोस्टिक परीक्षणों को चलाता है। उसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद के प्रोसेस क्या होते हैं? फिर आता है बायोस इनिशियलाइजेशन, बूट लोडर,
फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइजेशन, फिर आता है लास्ट में यूज़र लॉगिन, जहाँ पे हम लॉगिन करके अंदर लैपटॉप खोल या कंप्यूटर अपना खोल सकते हैं। पीरियोडिक टेबल कब इन्वेंट हुई थी? ये हुई थी 1869 में, वही साल जब गांधी जी पैदा हुए थे। रशियन केमिस्ट थे मेंडलीव, और मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज करी थी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट के। इसमें जो है 118 कंफर्म्ड एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें 90 जो है वो नेचुरली फाउंड होते हैं, और जो बाकी बचे हुए हैं वो सब जो है मैन मेड है। और पहला मैन मेड जो है वो है टेक्नीटियम। टेक्नीटम जो है पहला मैन मेड एलिमेंट है। हाइड्रोजन इसमें जो है सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है? सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक वेट 1 है। सबसे पहले हाइड्रोजन आता है ना, फिर हाइड्रोजन, हीलियम ऐसे करके आता है। फिर यूरेनियम जो है सबसे हैवीएस्ट है, जिसका एटॉमिक वेट 238 है। ऐसे ही हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? नोबल गैसेज हैं। ये अनरिएक्टिव रहती हैं। कैसी रहती हैं? अनरिएक्टिव रहती हैं। अब आता है नरसिंह समिति। तो नरसिंह समिति के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? जैसे सर कटा के बारे में क्या जानते हो कि उसका सर कटा हुआ है? तो नरसिंह समिति जो है भारत में सबसे सफल बैंकर थे ये मेदावोल नरसिम्हा। उन्होंने जो है आरबीआई के 13वें गवर्नर के रूप में कार्य भी किया था। उनकी रिपोर्ट आती है नरसिंह समिति की 1991 में, और बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर नरसिंह समिति 1998 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कार्य क्षमता को सराहनीय तरीके से बदल दिया। उन्होंने बैंक विलय, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण, फर्मों और नई पीढ़ियों को निजी बैंकों के उद्भव जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को अंगणी भूमिका निभाने के लिए भी जाना जाता है। अशोक ने किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाया था? वो था कलिंग का युद्ध। कब हुआ था? 261 से 62 के बीच में, जिसमें अशोक की जो है विजय हुई थी। और वहाँ पे इतनी मारकाट देख के अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। सबसे महान मौर्य शासक जो है अशोक को ही माना जाता है। ये तीसरे थे मौर्य वंश के। इनके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार, और दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे मारा था? घनानंद को मारा था, चाणक्य के साथ मिलकर। कलिंग युद्ध हुआ था 261 में। इतिहास में अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन्होंने धर्म, शांति और न्याय की प्राथमिकता दी। बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार किया था। अपने एक बेटा और एक बेटी दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अलीपुरा बम कांड का मुख्य आरोपी कौन था? तो अलीपुर बम कांड के मुख्य आरोपी थे कन्हैयालाल दत्त। कन्हैयालाल दत्त को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में एक आरोपी के रूप में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी थे जिनका संबंध युगांतर समूह से था। उनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल के चंदन नगर में हुआ था। अलीपुर षड्यंत्र केस जो है 1908 में हुआ था। इसमें मुरारी पुकार षड्यंत्र या फिर मणिकटोल बम षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। इस मामले में ब्रिटिश राज के सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में कलकत्ता में अनुशीलन समिति के कई भारतीय राष्ट्रवादियों पर मुकदमा चलाया गया था। 1908 से 1909 के बीच कलकत्ता के अलीपुर सत्र न्यायालय में मुकदमा चला, और प्रसिद्ध अभियुक्ता अरविंदो घोष और उनके भाई बोरिन घोष को जो है अनुशीलन समिति के 38 अन्य बंगाली राष्ट्रवादी शामिल थे इसके अंदर। अब आता है 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहा जाता है। 1976 में हुआ था ये संविधानिक संशोधन। ये जो है भारतीय संविधान का सबसे व्यापक संशोधनों में से एक है। इसे इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान आपातकालीन के दौरान जो है नियमित किया गया था। अब आता है पंडवानी नृत्य किससे संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ में होता है और महाभारत में पांडव की कथा सुनाने से जो है संबंधित है। और कौन करता है? ये कथाएं जो है छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवोर छत्तीसगढ़ की जनजातियों के द्वारा की जाती है। प्रधान और देवार जनजाति द्वारा ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का 1991। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म ये जो थी 1991 ऑल्टर्ड इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग ट्रेजेक्ट्री ड्यू टू इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस एंड चेंजिंग इंटरनेशनल सिनेरियो द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। किसने डिसाइड किया था? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने।
दिस रिफॉर्म वॉज लॉन्च्ड विद इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री। इसमें जो रिफॉर्म्स थे इसमें एलपीजी था, एलपीजी रिफॉर्म्स फोकस्ड ऑन एलपीजी। एल मीन्स लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन एंड जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन विद यूज ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, privatization involved the transfer of ownership of economic resources from public sector to private sector, and globalization it suggests integration of the national economy with the global economy। ठीक, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है किबुथु। कौन सा शहर है? किबुथु शहर, जो कि सबसे पूर्वी, हमारा पूर्वी भारत का पॉइंट है। ऐसे ही देखो, उत्तरी पॉइंट कौन सा है? वो इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर का। दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। और अब आ जाता है तुम्हारा, वो हो गया, सब हो गया, ये कर लिया। अब पश्चिमी भाग में कहाँ है? ये जो है कच्छ में, गुजरात राज्य में है, सिंधु डेल्टा में गोहारी मोती गांव के पास स्थित है। कौन सा? पश्चिम वाला। ठीक, अब आ जाता है 1908 में किसने बम फेंका था? तो 1908 में जो है मुजफ्फरपुर बम कांड की 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम, ये बिहार की घटना घटी गई थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। घटना में तत्कालीन जिलाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से बम फेंका गया, लेकिन वो बच गया और बम जो है गलती से पिंगल कैंडी की पत्नी और पुत्री पर गिरा और उनकी मृत्यु हो गई। इसके फलस्वरूप 17 वर्ष के खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी, और बोस को दूसरे साथी प्रफुल्ल चाकी ने ब्रितानी सरकार की गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को मार लिया और आत्महत्या कर ली, और शहादत दे दी गई, उनको शहादत मिल गई। पावर पॉइंट की नई लाइन में जाने के लिए आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ता है? तो करना पड़ता है ऑल्ट प्लस एंटर। क्या होता है? ऑल्ट प्लस एंटर। अगला आया है तुम्हारा, आयोडीन किस ग्रुप का है? तो ये मैंने लिखवाया नहीं है क्योंकि पहले क्लास में हमने इसे कर लिया है, 17th ग्रुप का है ये। अगला क्वेश्चन है, कितनी जनसंख्या ग्रामीण में रहती है? तो 2011 जनगणना के अनुसार 68.85% जनसंख्या जो है भारत की वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और अनुमान है कि 2045 में भी यह आंकड़ा 50% से अधिक जो देश के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के ग्रामीण भारत के महत्व को दर्शाता रहेगा। ठीक, 50% से ज़्यादा अब 2045 में भी लोग जो है गाँव में ही रहना पसंद करेंगे। यहाँ हो जाती है तुम्हारी वीडियो ख़त्म। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैड लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, बता देना भाई कि एनालिसिस हुआ है, देख लो। With some beautiful questions I have done, so please guys subscribe to my channel and help me, I will help you। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लेलिस्ट है मेरी, जाके देख सकते हो। मैथ के मैंने करा रखे हैं क्वेश्चन, एडवांस मैथ के करा रखे हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, वो सब तुम चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम।